जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा आरपीएफ का 34वां मॉडल पेपर है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहने वाला है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस लेके आऊं दोस्तों 34वां आरपीएफ का टेस्ट लेके। जी हाँ दोस्तों, आज आरपीएफ का आपका 34वां टेस्ट होगा। दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन होगा, आपको अंत तक बने रहिएगा, हर एक टॉपिक को छूने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करे हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट कमेंट करना। कल हमने 710 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? लो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत में आया था। तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहां पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फरहान भारत में आया था। दोस्तों, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त की बात की दोस्तों, इनको दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, इसलिए इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, ध्यान रखना, विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ही धारण करी है। दोस्तों, इनके दरबारी कवि ध्यान रखना, दरबारी ध्यान रखना, जो भी दरबारी कवि हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों इनके दरबारी कवि। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे दरबारी कवि में जैसे आप लोग देखो आर्यभट्ट हो गए। आर्यभट्ट किसका दरबारी कवि था दोस्तों? ध्यान रखना, आर्यभट्ट। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट किनके दरबारी कवि थे। ठीक है, वराहमिहिर किसके दरबारी कवि थे? वराहमिहिर, वराहमिहिर, वराहमिहिर किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समुद्रगुप्त तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हरिसेन जैसे दरबारी कवि समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहे थे। हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति का लेख किया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 712 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके समय में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, कार्नवालिस, वारेन हास्टिंग या मिंटो? रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों आप सभी को पता होगा, बंगाल का पहला गवर्नर था दोस्तों। अंत तक बने रहना दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वो चुनिंदा क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे बार बार पूछती है। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो जितने भी मेरे वीर सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग टिक कर रहे हैं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहां पर जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। जो हमारा प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसी के समय प्रकाशित हुआ था दोस्तों। इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे जेम्स हिक्की। नाम ध्यान रखेंगे, जेम्स हिक्की। सभी स्टूडेंट नाम ध्यान रखेंगे, जेम्स हिक्की दोस्तों। ठीक है, जेम्स हिक्की। और दोस्तों वारेन हेस्टिंग की दोस्तों ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों। ठीक है, अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेलवे का टॉपिक फेवरेट है लोक नृत्य दोस्तों, अच्छे से रखना है दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टपाली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, ये क्लास अच्छी लगे, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करें। बताइए दोस्तों, टपाली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। टपाली लोक नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ से और कौन कौन से इंपोर्टेंट आपको लोक नृत्य ध्यान रखने? एक तो आपको कर्मा लोक नृत्य ध्यान रखना साथियों, कर्मा लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का ही दोस्तों। ठीक है, राउत नाचा बहुत पूछा जाता है दोस्तों, राउत नाचा दोस्तों, राउत नाचा बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और छत्तीसगढ़ दोस्तों सुआ नृत्य कितनी बार पूछा गया? सुआ नृत्य, सुआ नृत्य के साथ साथ एक नृत्य और ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग, छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, पंडवानी नृत्य ना, पंडवानी,
तो ये सारे के सारे नित्य एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 714। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, बताइए। 12 मई 2020 को, 15 जनवरी 2021 को, 22 मार्च 2021 को, या 6 अक्टूबर 2021 को। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं 12 मई 2020 को, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 715। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं ताकि आपके यहां से महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट कराऊं। ऐसे 2-3 और भी डेली जो क्लासेस चलती है उनमें हर एक क्वेश्चन ऐसे दिवस से संबंधित लाऊंगा, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इनसे वो आपके कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 24 जनवरी को, या 25 जनवरी को? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या रहेगा इसका सही जवाब। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, तो वही तैयारी हम करा रहे हैं आपको। आपको पूछा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब 10 जनवरी को दोस्तों ध्यान रखना विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ध्यान रखना दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। और जो 24 जनवरी को मनाया दोस्तों इसको ध्यान रखना मतदाता दिवस दोस्तों, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या ध्यान रखेंगे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब आप लोग मुझे यहां से क्वेश्चन कमेंट करिए कि वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी दोस्तों। मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 715 में जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा उसका आप जरूर जवाब देना। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी, वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो कौन सा संशोधन था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 716 दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 716 क्या कह रहा है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों, बताइए। विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, जयदेव या पाणिनि? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां से दोस्तों आज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर जयदेव टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जयदेव हैं। अगर हम बात कर ले विशाखा दत्त तो इनकी कौन सी पुस्तक है? मुद्राक्षस। ध्यान रखना दोस्तों, मुद्राक्षस, मुद्राक्ष। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखना विशाखा दत्त। तो हम विष्णु शर्मा को कैसे भूल सकते हैं, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं साथियों। पंचतंत्र, 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 पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा। तो यह बात तो विष्णु शर्मा की हो गई, लेकिन संस्कृत में जारी पहली व्याकरण की किताब जिस उसके रचयिता कौन है दोस्तों? पाणिनि। क्या नाम है उस व्याकरण की किताब का? अष्टाध्यायी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्याकरण में, संस्कृत में व्याकरण में जारी रहने वाली पहली बुक कौन सी है, पहली पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखना अष्टाध्यायी है दोस्तों, ठीक है। पाणिनि इसके लेखक हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 717। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 717, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123 या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताइए। आप लोग मुझे बताइए अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। पहले तो आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे। गुरुजी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कही जाती है बात इसकी, ठीक है।
तो 124 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब जो आपने अनुच्छेद 52 पूछा है तो उसका सही जवाब होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमें अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद हमें कहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो सभी आप लोग अच्छे से रट लेना, एक क्वेश्चन वहां से पक्का देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 718 साइंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 718 क्या कह रहा है, सभी वीर कमेंट करेंगे। मानव कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मित्रों, बताइए। 20 जोड़ी, 15 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी? क्या होगा इसका सही जवाब? मानव कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, एक बार मेरे सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट्स के सामने। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। चलिए, यहां से अगर आप लोग डी ऑप्शन टिक करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, इसी तरह कंटिन्यू रखिए दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहनत ऐसी करो दोस्तों कि सफलता शोर मचा दे साथियों, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 719, जौनसारी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, जौनसारी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति भी बताइए दोस्तों, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा साथियों, ये कहां पर पाई जाती है टोडा जनजाति? सभी वीर कमेंट करेंगे मेरे को, ठीक है। मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं टोडा जनजाति, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा टोडा जनजाति, ठीक है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति ये कहां पर पाई जाती है? कमेंट जरूर करिएगा साथियों, अगर आपको इसका जवाब आता है तो, ठीक है, बताइए। पहले तो आप इसका जवाब दें। जौनसार जनजाति ये पाई जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये तो बता दी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है ध्यान रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड है, जो जैसे उत्तराखंड में देहरादून में उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों ध्यान रखना, वहां पर ये जनजाति पाई जाती है। एक जगह और पाई जाती है दोस्तों, उत्तरकाशी में भी पाई जाती है, उत्तरकाशी में भी पाई जाती है दोस्तों ये जनजाति, उत्तरकाशी। अब मैंने आपसे सवाल किया है कि जो टोडा जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना पश्चिमी घाट की दोस्तों, पश्चिमी घाट आप सभी को पता है। इधर जैसे मैं प्रायद्वीप छोटा सा अगर बनाने की कोशिश करूं यहां से, ये ऐसे, ठीक है, प्रायद्वीप भारत अपना है ना, दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ इंडिया अपना। यहां पर दोस्तों आपने देखा होगा ये आपके पश्चिमी घाट है और ये आपके पूर्वी घाट है। ये जहां पर मिल रही है दोस्तों, यहां पर मीटअप हो रही है दोस्तों, तो यहां पर क्या नीलगिरी की पहाड़ियां हैं दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही दोस्तों टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही टोडा जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है, ध्यान रखना। टोडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं आशा करता हूं कि आपको मैप के जरिए समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 720 बहुत ही प्यारा सा, औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, झारखंड, असम, ओडिशा या अरुणाचल प्रदेश? बताइए दोस्तों। दोस्तों मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दोस्तों, मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं आपको जो क्विज क्विज तो करानी है, लेकिन उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने जो एग्जाम में रेलवे बार बार पूछता है दोस्तों, और मैं वही फैक्ट बताता हूं जो रेलवे बार बार पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस करिएगा दोस्तों, ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे यहां पर औरंग टाइगर रिजर्व का क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं, देखिए तो जरा क्या ऑप्शन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे असम टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर, जितने भी मेरे वीर बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना बहुत बार पूछा जाता है, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पलामू टाइगर रिजर्व आपको कहां देखने को मिलेगा? सॉरी, झारखंड में, ठीक है। झारखंड की कैपिटल रांची है दोस्तों, ध्यान रखना। ओडिशा में कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखना ओडिशा में सतकोसिया, सतकोसिया, सतकोसिया। ओडिशा में कौन सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा? सतकोसिया रिजर्व, सतकोसिया रिजर्व,
सतकोशिया रिजर्व देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों बताइए, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में मैं आपको 2 टाइगर रिजर्व बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो कमलांग, एक तो ध्यान रखेंगे कमलांग, और दूसरा ध्यान रखेंगे पक्के। कमलांग और पक्के, ये दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व दोस्तों कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। मेरे सभी वीर कमेंट करिएगा जरूर। क्वेश्चन 721, आनंद भवन कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, आगरा में या लखनऊ में? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, हजरत मस्जिद, हजरत मस्जिद, हजरत मस्जिद, हजरत मस्जिद और शालीमार बाग, शालीमार बाग, हजरत मस्जिद और शालीमार बाग, ये कहां पर है दोस्तों? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे ये कहां पर है दोस्तों। ये जो पर्यटन स्थल वाला टॉपिक अच्छे से रट लेना दोस्तों, ये कहां पर है बताइए। तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे इलाहाबाद दोस्तों। जितने भी मेरे वीरों ने इलाहाबाद टिक किया, ऑप्शन नंबर बी टिक किया, मैं उनकी बात से सहमत हूं। आनंद भवन, ठीक है, इलाहाबाद, जिसको प्राचीन नाम से प्रयागराज के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इलाहाबाद में ही दोस्तों आप लोग अकबर का किला ध्यान रखेंगे, अकबर का किला, अकबर का किला ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा कि अकबर का किला कहां पर है स्थित है, अकबर का किला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे पूछा हजरत मस्जिद और शालीमार बाग, तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों दोस्तों आप श्रीनगर ध्यान रखेंगे, श्रीनगर, जिसको किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था दोस्तों, ध्यान रखना, सम्राट अशोक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छा सा रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं दोस्तों क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन से मैं आपके 4 क्वेश्चंस कवर करा सकूं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ना, मैं आपके लिए वहीं से क्वेश्चन तोड़ के लेके आता हूं और वहां से आपका जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा वो फैक्ट यहीं पर कवर कराऊंगा। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? पहले तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, सिकंदराबाद, सासाराम, औरंगाबाद या नई दिल्ली? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इसका जवाब। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों मेहनत बहुत अच्छे से करना दोस्तों, एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अभी से पढ़ाई करें दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। मेहनत अच्छे से करना दोस्तों, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, मेहनत अच्छे से करना, आपको मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो अकबर के किला की बात करें गुरुजी, आप लोग सिकंदराबाद टिक कर दें, गुरुजी सिकंदराबाद टिक कर दें। आगरा में है दोस्तों, आगरा में दोस्तों, आगरा में ही दोस्तों चीनी का रोजा, ध्यान रखना, आगरा में ही चीनी का रोजा, खास महल, ठीक है, ध्यान रखना, दीवाने खास, ये सभी आगरा में ही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। सासाराम बिहार में दोस्तों शेर शाह सूरी, जिसने 2 बार हुमायूं से फाइट करी और दोनों बार हुमायूं को हराया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। औरंगाबाद में किसका दोस्तों? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ध्यान रखना, बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में और सासाराम बिहार में दोस्तों। अगर किसी को पता ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हल्के छोटे छोटे अक्षरों में, बिहार में ये सासाराम, ठीक है। ये औरंगाबाद एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखना। नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके 4 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, यहां से 4 क्वेश्चन कवर हो गए, लिख लेना, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करते रहना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन कवर हुए, कौन कौन से? एक तो अकबर का मकबरा पता मिला आपको, एक तो शेर शाह सूरी का मकबरा देखने को मिला, ठीक है, और बीबी का मकबरा का भी पता चल गया और हुमायूं का मकबरा भी पता चल गया कहां पर है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, एक क्वेश्चन जरूर यहां से देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन 723, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? मोटर, बैटरी, उत्तोलक या हाइड्रोलिक लिफ्ट? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? मोटर, बैटरी, उत्तोलक या हाइड्रोलिक लिफ्ट? तो जितने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, बिल्कुल सही लॉक करें दोस्तों, डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर भी कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 724, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी दोस्तों, रोगों से संबंधित।
रोग उत्पन्न कराने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? प्लास्टिड, रोगजनक, दर्दनाशक दवा या प्रतिजन? बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर रोगजनक टिक कर रहे हैं, कौन कौन रोगजनक टिक कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट रोगजनक टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहां पे। विडाल टेस्ट दोस्तों किस में किया जाता है? विडाल टेस्ट, आप लोग मुझे विडाल टेस्ट बताइए, वो कौन सी बीमारी जिसमें हम विडाल टेस्ट देखने को मिलता है? और एक एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, इन 2 क्वेश्चन, और एक बीसीजी टीका। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा और पूछे, इनका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक तो विडाल टेस्ट, दूसरा एलिजा टेस्ट और तीसरा बीसीजी टीका। ये बताना है कौन सी बीमारी में यूज किए जाते हैं, इनका यूज होता है दोस्तों। ठीक है, उपयोग किया जाता है इनमें। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 725। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 725 कह रहा है आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी प्यारे वीर कमेंट करेंगे। कानून क्षेत्र में सुधार लाना, आर्थिक एकीकरण करना, सरकारी खर्चों में वृद्धि करना या राज्यों के लिए कर अवमूल्यन करना? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून क्षेत्र में सुधार लाना, आर्थिक एकीकरण करना, सरकारी खर्चे में वृद्धि करना, राज्यों के लिए कर अवमूल्यन करना? बताइए। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहां पर बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। आर्थिक एकीकरण दोस्तों मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक एकीकरण। तो जितने भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन टिक किया गलत किया दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ध्यान रखना, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1932, 1921, 1925, 1930? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? सभी वीर बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं 1921, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 1921, अब ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोटिस करिएगा दोस्तों। इसमें कुल सदस्य कितने होते, कुल मेंबर्स कितने होते, कुल सदस्य? ध्यान से सुनना दोस्तों, कुल सदस्य, कुल मेंबर है ना, कुल सदस्य कितने होते दोस्तों? 22 होते। कितने होते साथियों? 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कुल मेंबर्स कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 22 जैसे, जिसमें से 7 मेंबर, सॉरी 7 नहीं 22। ठीक है, ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को नोटिस करते रहना। जिसमें से दोस्तों 22 मेंबर लोकसभा के होंगे दोस्तों। किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। और जो बचे हुए 7 मेंबर हैं वो राज्यसभा के होंगे, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ध्यान रखना दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो भारत सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, जिसके अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 22 कुल दोस्तों माफी चाहता हूं 28 होगा, माफी चाहता हूं दोस्तों 28 होगा, माफी चाहता हूं 28, कुल 28 सदस्य हैं। 21 कुल 21, रुको 21 सदस्य इसमें होंगे। कुछ गलती हुई क्या दोस्तों? माफी चाहता हूं, यहां पर कुछ गलती हुई है, हम एक बार वापस लिखते दोस्तों। माफी चाहता हूं, यहां पर कुछ गलती हुई है। कुल सदस्य दोस्तों कितने होंगे? यहां पर माफी चाहता हूं, गलती हुई है दोस्तों, 22 होंगे दोस्तों कुल सदस्य। माफी चाहता हूं दोस्तों, कुल सदस्य 22 होंगे, 22 सदस्य होंगे। माफी चाहता हूं साथियों, गलती हो गई है, कुल सदस्य 22 सदस्य होंगे। ठीक है, अब 22 में से 15 लोकसभा के होंगे दोस्तों, 15 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा के होंगे। ठीक है, और 15 में से 7 सदस्य, 7 सभा राज्यसभा के होंगे। ये करेक्ट डाटा है दोस्तों। ठीक है, माफी चाहता हूं, गलती हो गई दोस्तों। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसका कार्यालय दोस्तों, कार्यालय भी आप लिख सकते हैं, 1 वर्ष का ही होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 727, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए लियाकत अली खान, जगजीवन राम, आसफ अली या जॉन मैथ्यूज? अंत तक बने रहेंगे तो आपको करंट अफेयर का धुआं भी करेंगे दोस्तों। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बाकी हैं। ठीक है,
तो हर क्लास में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए अंत तक बने रहिएगा। बताइए इसका सही जवाब। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट आसफ अली टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये दोस्तों मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष है दोस्तों, मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 728। जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा, बताइए। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या डूरंड रेखा। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपके यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सके दोस्तों, ठीक है, एक बार में ही। जर्मन एवं पोलैंड के मध्य दोस्तों कौन सी रेखा दोस्तों, चलिए मैं एक एक करना बताना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं। जर्मन और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों, कौन सी है, हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी है दोस्तों, मैग्रीनॉट रेखा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वो एक और रेखा है दोस्तों, मैकहिन कुछ रेखा है दोस्तों, मैकहिन रेखा एक और है दोस्तों, वो आपके रूस और फिनलैंड के बीच में है दोस्तों। मैनरहिन रेखा दोस्तों, माफी चाहता हूं, मैनरहिन रेखा, ठीक है, वो आपके रूस और फिनलैंड के बीच में। मैकमोहन रेखा दोस्तों अगर आप बात करें चीन और भारत के बीच में, भारत और चीन के बीच में, चीन और भारत के बीच में है दोस्तों मैग्नीनॉट रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा, हर एक पॉइंट को नोटिस करिएगा, ठीक है। और डूरंड रेखा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। 38वीं दोस्तों देखो, 38वीं समांतर रेखा दोस्तों ध्यान रखना उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। 49वीं समांतरी रेखा दोस्तों ध्यान रखना किस किस के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जो कुछ देशों के मध्य है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 729, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष में मान्यता मिली है, 1988 में, 1972 में, 1996 में, 1900 में, बताइए। 1900 में, 1946, 1996 में, 1972 में या 1988 में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर रहे हैं, 1988 टिक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हूं दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही टिक कर रहे हैं, आपकी बात से सहमत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 730 बताएंगे मेरे सभी वीर, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन 730 दोस्तों ये आपके ध्यान रखना आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कौन सा है। कल भी मैंने आपको रेलवे के मुख्यालय 4 कवर कराए थे, आज एक और कवर हो रहा 5वां, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और बंगलुरु। यहां से दोस्तों आपके कब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्लासेस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली 8 PM पर आपको मैं क्लास अपलोड कर देता हूं आपके टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन्नई टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, तमिलनाडु, चेन्नई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 731, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार। मेरे सभी वीर यहां पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, यहां पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश टिक करिएगा यहां पे, हिमाचल प्रदेश से। बताइए किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है मित्रों। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बिहार में मधुबनी चित्रकला भी बिहार की है दोस्तों, मधुबनी गोदन चित्रकला बिहार की है, अरिपन चित्रकला बिहार की है, ठीक है। तो ध्यान रखना मधुबनी, गोदन और अरिपन दोस्तों बिहार की दोस्तों, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्ड और मांडना दोस्तों राजस्थान की चित्रकलाएं, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, अब करंट अफेयर का धुआं करेंगे हम लोग, ठीक है। करंट अफेयर चालू हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन, अब करंट अफेयर की धज्जियां उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 732, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको। हाल में ही यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेर जारन रेगिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां स्थित है, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में या मंगोलिया में। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या भाई बताइए, कैनबरा, ध्यान रखना कैपिटल है इसकी। चीन की कैपिटल क्या, बीजिंग,
बीजिंग, और युआन इसकी मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों, क्योंकि यूनेस्को वाला क्वेश्चन है, तो यूनेस्को के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यूनेस्को में कौन कौन से स्थल शामिल किए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो जितने भी स्टूडेंट चीन टिक कर रहे हैं ना, अभी तक ऑप्शन नंबर ए को जितने भी मेरे वीर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 733। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी है दोस्तों। 2024 फ्रांस में जो आपके 2024 में फ्रांस में जो भी आपके ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं दोस्तों, उनसे हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि 2024 के फ्रांस ओलंपिक कहां पर आयोजित हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ध्वजवाहक के लिए किसे चुना गया है अंतिम समारोह के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। किसने कितने पदक जीते हैं दोस्तों, किसने कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था। मनु भाकर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। विनेश फोगाट से अभी जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, विनेश फोगाट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओलंपिक पेरिस 2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए कौन सा पदक जीता, कांस्य, स्वर्ण या रजत। मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, रजत पदक जीता दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, जिन भी मेरे स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया वो बिल्कुल सही लॉक किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 734। बताइए प्रश्न का जवाब क्या होगा। हाल में ही चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना, मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक तमिलनाडु से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से, या केरल या गोवा से दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों 1961 में भी दोस्तों गोवा पुर्तगालियों का गुलाम रहा दोस्तों, ध्यान रखना। फिर कौन सा मिशन चलाया गया जिससे गोवा को पुर्तगालियों से आजाद किया, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और गोवा और तो हाँ, और आप लोग यहाँ पे ये भी कमेंट करिएगा दोस्तों, जो सिक्किम था उसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों, कौन से संशोधन के तहत राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, वो कौन सा संशोधन था, ठीक है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। पहले तो आप लोग बताएं कि मेकेदातु परियोजना का संबंध किन राज्यों से, बताइए सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर कर्नाटक और तमिलनाडु टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। कर्नाटक में दोस्तों ध्यान रखना, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, वराही नदी पर है, ध्यान रखना। कर्नाटक के अंदर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर है दोस्तों, ठीक है। इसमें कर्नाटक में ही दोस्तों जोग जलप्रपात, जिसको गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये दोस्तों शरावती नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। शिव समुद्र जलप्रपात भी दोस्तों कावेरी नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना कर्नाटक में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये वाटरफॉल। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 735। हाल में ही आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला दोस्तों, बताइए हाल में ही आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला, मेरे सभी वीर बताएंगे। अमेजन पे को, बिल डिस्क को, एडेन को, या उपयुक्त तो सभी। क्या होगा इसका सही जवाब, मेरे सभी वीर कमेंट करिएगा। तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर ए को टिक करे गलत टिक करे, बी को टिक करे गलत है, डी को सी को टिक करे गलत है, उपयुक्त तो सभी सही जाएगा, इन सभी को मिला दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा वो बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों, ठीक है। क्लास कैसी लगी मेरे सभी वीर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी सभी वीर बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे मेरे सभी वीर, क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दें। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर नई क्लास अपलोड करूं तो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले यूट्यूब आपको ही देगा दोस्तों। आज का आपका टेस्ट कैसा रहा कमेंट करिए। आज आपने कितने स्कोर किए, आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको आज की क्लास में 25 क्वेश्चन टॉप पूछे गए, उसमें से आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके लिए 65 आरपीएफ की जीके जीएस की क्लासेस चलाई दोस्तों, 65 जीके जीएस की क्लासेस कवर करिए। अगर आप उनको देख लेते ना दोस्तों तो आपके जीके जीएस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाइए और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इन 65 क्लासेस का पीडीएफ
भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों, नाम भी हमारा यही है कि शाक्याजी जीके क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का नाम है शाक्याजी जीके क्लासेस, शाक्याजी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। आप वहां पर भी जाके सर्च कर सकते हैं और हर एक पीडीएफ का फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे 8 PM पर एक और नई क्लास के साथ, एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।